हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, दो में से कोई एक में जरूर आएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है और इसमें चीजें समझने की आवश्यकता है। तो बेटा हम यहाँ पे आज शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहली चीज तो ये जान लेते हैं कि किस में यूज होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बेटा देखा होगा आपने कि जैसे मान लो कि जब अपने घर पे फंक्शन होते हैं कोई, तो उसमें हम लोग जनरेटर लेके आते हैं और जनरेटर लेके आते हैं तो उसमें सबसे पहले यांत्रिक कार्य किया जाता है। यांत्रिक कार्य कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद करते क्या है कि उसमें एक सॉफ्ट लगी होती है जो तेजी से घूमने लगती है, और घूमने लगती है देखा होगा जिसमें हैंडल फंसा के उसको स्टार्ट किया जाता है, घुमाया जाता है। तो वो सॉफ्ट स्टार्ट होने के बाद इंजन तेजी से घूमती रहती है। तो वो यांत्रिक कार्य मतलब कि होता रहता है, यांत्रिक कार्य करती रहती है, घूमती रहती है, और वो घूमने के कारण उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न करती रहती। स्टार्ट होने के बाद ही देखा होगा आपने कि घर में लाइट बहना प्रारंभ होती है। तो यानी इसका कार्य क्या होता है कि ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो क्या है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो में हमने बताया कि ये करता क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, किसको बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। ध्यान देने वाली बात है ये, वैद्युत ऊर्जा में ये क्या करेगा? इसको बदल देगा। तो यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो क्या है, तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये बेटा क्या करती है? बदल देती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत ये होता है कि जब किसी आर्मेचर कुंडली को या जब किसी बंद कुंडली को, ध्यान देना इधर, जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, क्या किया जाता है बेटा? तेजी से घुमाया जाता है। जैसे मान लो कोई बंद कुंडली हो गई आपके पास, तो उसको अगर आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हो, तो जब घुमाओगे तो जैसे मान लो ये कुंडली है, जब ये इस, जैसे मान लो इधर से इधर की ओर वैद्युत बल रेखाएं आ रही, उधर से इधर की ओर ऐसे बल रेखाएं चली आ रही। अब ये कुंडली अगर हमारी इस अवस्था में होगी तो सारी की सारी बल रेखाएं इसी से होकर ऐसे गुजरेंगी, या इसी से होकर के सारी बल रेखाएं गुजरेंगी। लेकिन अगर ये कुंडली घूमते घूमते इस कंडीशन में आ जाएगी तो केवल एक ही दो वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो इससे टकराएंगी, नहीं बाकी सब इसके साइड से ऐसे निकल जाएंगी। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को हम घुमाएंगे तो उससे गुजरने वाली ये वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वो चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो लगातार परिवर्तित होंगी। इनकी संख्या जो होगी उससे गुजरेगी तो कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से गुजरेगी। तो यानी जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम तेजी से घुमाते हैं तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो बेटा जब इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में धारा बहने लगती है। और यह धारा किस कारण उत्पन्न होती है? जो कुंडली को हम लोग घुमाते हैं तो घुमाने में कुछ ना कुछ यांत्रिक कार्य होगा, तो वो कुंडली को घुमाने में जो हम लोग यांत्रिक कार्य करते हैं वही उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका सिद्धांत समझ में आया कुछ? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक धारा बहने लगती है। ठीक है बेटा, उसमें एक धारा बहने लगती है, और वो धारा कहां से प्राप्त होती है? उस कुंडली को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में, वैद्युत धारा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत। सिद्धांत के बाद बेटा हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो संरचना की अगर बात करते हैं तो इसमें संरचना में बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर संरचना की बात की जाए या रचना की बात की जाए, ये संरचना में सबसे पहले ये देखो N और S दो क्षेत्र चुंबक होते हैं। ये बेटा क्या है? आपके क्षेत्र चुंबक होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक होते हैं।
अच्छा, अगर ये क्षेत्र चुंबक है तो देखो ये सबसे पहली चीज तो ये अवतलाकार कटे हुए हैं, अवतल के रूप में है। तो ये एक अवतलाकार चुंबक के ध्रुवखंड N व S होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एक अवतलाकार चुंबक है, ये दोनों चुंबक होते हैं। ये एक अवतलाकार कटे हुए चुंबक के ध्रुवखंड N व S होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या बोलते हैं इनको? क्षेत्र चुंबक। ये पहली हेडिंग हो गई आपकी क्षेत्र चुंबक की। तो क्षेत्र चुंबक अगर आ जाए लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे? ये एक अवतलाकार कटे हुए चुंबक के दो ध्रुवखंड N व S होते हैं, जिन्हें हम लोग क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके बीच में बेटा देखो एक आयताकार कुंडली है। इस आयताकार कुंडली को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं बेटा? आर्मेचर। अच्छा बेटा, आर्मेचर क्या है? इसको आप बोलोगे कि क्षेत्र चुंबकों के बीच में, जो क्षेत्र चुंबक आपके लगे होते हैं, इनके बीच में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसके ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा? एक कुंडली बनाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्षेत्र चुंबकों के बीच में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसके ऊपर तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं, तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली के बाद बेटा ये दो भाग आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इनको बोला जाता है बेटा सर्पी वलय। इनका क्या नाम है? सर्पी वलय। अब सर्पी वलय क्या है? सर्पी वलय तांबे के दो वृत्ताकार छल्ले होते हैं। देखो वृत्ताकार है कि नहीं? तांबे के दो वृत्ताकार छल्ले हो गए। तो ये तांबे के दो वृत्ताकार छल्ले होते हैं जो एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते। स्पर्श कर रहे हैं क्या बेटा? नहीं कर रहे हैं ना? तो ये तांबे के दो छल्ले हैं, ये एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सर्पी वलय। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये आपके हो गए दोनों सर्पी वलय। काहे के बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। तांबे के बने दो छल्ले होते हैं जो एक दूसरे को कभी, कैसे छल्ले होते हैं? वृत्ताकार छल्ले होते हैं जो कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसे छल्लों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्पी वलय। अब बेटा सर्पी वलय के बाद एक होता है इसी में ब्रुश। क्या होता है? ब्रुश। अच्छा ब्रुश क्या है? ये देखो दो टुकड़े लगे हुए जो सर्पी वलय को स्पर्श कर रहे हैं। ये सर्पी वलय है, सर्पी वलय को स्पर्श करता हुआ एक ब्रुश Y है और एक ब्रुश X है। ये कार्बन के दो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। काहे के टुकड़े होते हैं? कार्बन के दो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो स्पर्श करते रहते हैं किसको? सर्पी वलय को। जैसे मान लो कि हमारे पास ये सर्पी वलय है, ये हमने क्या कह दिया? सर्पी वलय। अब ये ब्रुश है हमारा, तो ये जो ब्रुश होता है ये सर्पी वलय को ऐसे स्पर्श करता है। और सर्पी वलय मतलब कि ये जो आपका सर्पी वलय होता है वो ऐसे ऐसे घूम सकता है इस पर, वो ऐसे ऐसे घूम सकता है इस पर, लेकिन ये कभी भी घूमता नहीं है। ये केवल इसको क्या करता है? स्पर्श करता रहता है। और ये जो आपका सर्पी वलय होता है वो अक्ष के साथ, यानी कुंडली की अक्ष के साथ घूमने के लिए ऐसे ऐसे स्वतंत्र होता है, लेकिन ये ब्रुश जो होगा बस केवल इसको स्पर्श करता रहेगा, ये नहीं घूमेगा। तो बेटा ये आ गया आपका क्या? ब्रुश। ब्रुश कार्बन के दो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो किसको स्पर्श करते रहते हैं? सर्पी वलय को स्पर्श करते रहते हैं। सर्पी वलय जो होती है वो अक्ष के साथ घूमती रहती है, लेकिन ब्रुश नहीं घूमते हैं। अब आगे आप बात आती है इसकी क्रियाविधि की। तो बेटा इसके क्रियाविधि की हम बात कर लेते हैं कि क्रियाविधि क्या है इसकी। क्रियाविधि भी बहुत आसान है, बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी है। क्रियाविधि। अच्छा क्रियाविधि में क्या है? क्रियाविधि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहीं से। कुंडली को घुमाया जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें धारा बहेगी। मान लिया किसी क्षण कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, तो घूमेगी तो क्या होगा? कुंडली जब घूमेगी यार, तो कोई सिरा, जैसे मान लो ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, ये कुंडली ऐसे है, ये कुंडली ऐसे रखी हुई है। जब ये कुंडली ऐसे घूमेगी तो दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमना। क्लॉकवाइज घूमेगी तो जब ये कुंडली घूमेगी तो घूमते 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 इस कंडीशन में पहुंच जाएगी ऊर्ध्वाधर। मान लिया कि अभी ये
ए सिरा है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस स्थिति में जब कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी तो ए बी सिरा ऊपर दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी, तो ए बी सिरा ऊपर की ओर आएगा और ये सी डी वाला सिरा नीचे की ओर जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके ये अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच जाएगी। यानी इसके बाद ए बी सिरा अब नीचे की ओर जाएगा और ये सी डी वाला सिरा ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंडीशन बनती चली जाएंगी, यही तो होगा। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, फिर पूरा चक्कर कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, क्रियाविधि में ध्यान से देखना कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाई जाती है, ठीक है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। माना किसी क्षण ये कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, और जब दक्षिणावर्त दिशा में बेटा घूमेगी तो इसका जो ए बी सिरा है वो ऊपर की ओर उठेगा, ऐसे ऊपर की ओर, और सीडी भुजा जो होगा वो नीचे की ओर जाएगा, ऐसे करके सीडी सिरा, सीडी वाला सिरा किधर जाएगा, नीचे की ओर, और ये वाला सिरा किधर उठेगा, ऊपर की ओर। ऐसे कुंडली घूमना स्टार्ट कर देगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो ऊर्ध्वाधर स्थिति से नीचे की ओर जाएगी। तो सबसे पहले देखो, जब ए बी सिरा ऊपर की ओर आ रहा है और सी डी सिरा नीचे की ओर जा रहा है, तो उस स्थिति में धारा की दिशा वही होती है जो चित्र में दर्शाई गई है। ध्यान सुन लो पहले। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब कुंडली को क्षेत्र चुंबकों के बीच में तेजी से घुमाया जाता है, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उससे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो किसी क्षण ये कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी, तो ए बी सिरा ऊपर की ओर और ये सी डी वाला सिरा नीचे की ओर जाएगा। जब ये सिरा ऊपर की ओर आएगा, ये सिरा नीचे की ओर जाएगा, तो इसमें धारा की दिशा वही होगी जो चित्र में दर्शाई गई है। ये चित्र में क्या दर्शाया गया है कि एक्स सिरे से धारा जो है बाहर की ओर निकल रही है, और वाई सिरे में धारा जो है प्रवेश कर रही है। यानी परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक्स सिरे से निकल करके परिपथ में प्रवाहित होकर के वाई सिरे से अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। लेकिन जब ये कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है, अब ए बी सिरा किधर जा रहा है, नीचे की ओर, और सी डी सिरा किधर आ रहा है, ऊपर की ओर। जब ये स्थिति आती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें धारा की दिशा जो होती है फिर से बदल जाती है। अब धारा की दिशा क्या होगा, वाई सिरे से परिपथ में प्रवाहित होगी और एक्स सिरे से परिपथ के अंदर जाएगी। मतलब कि यहां से निकलेगी धारा और वाई सिरे से निकलेगी और एक्स सिरे के अंदर जाएगी। धारा की दिशा हम यहां पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। बात समझ में आई बेटा? अगर यहां पर आपको धारा की दिशा ज्ञात करनी, तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो ये रही आपकी क्रियाविधि। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्रियाविधि में क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जब किसी कुंडली को किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग तेजी से घुमाते हैं तो क्या होगा कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाएगी, जिसकी दिशा हम लोग जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लिया किसी क्षण कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, तो उस कंडीशन में ए बी सिरा जो है ऊपर की ओर तथा सी डी सिरा जो होगा वो नीचे की ओर जाएगा, और परिपथ में धारा की दिशा यही होगी जो चित्र में दर्शाई गई है। और जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति को पार करके गुजरती है, तो सीडी सिरा जो होता है वो ऊपर की ओर उठने लगता है और ए बी सिरा जो है वो नीचे की ओर गिरने लगता है। उस स्थिति में धारा की दिशा जो है बदल जाती है, और धारा की दिशा बदल जाती है तो वो वाई सिरे से बाहर की ओर निकलती है और एक्स सिरे में प्रवेश करती है। अतः उत्पन्न धारा, क्योंकि धारा जो है पहली बार इधर से इधर की ओर बह रही थी और दोबारा जो है वो धारा की दिशा पलट गई है, तो इसका मतलब प्राप्त धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा है। धन्यवाद।